हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 11th की हिस्ट्री से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, इसकी इजी समरी करवाने वाला हूं। बहुत ही अच्छे नोट्स होंगे और बहुत शॉर्ट एंड समराइज वे में आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। न्यू वीडियो है 2024-25 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए और आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे आफ्टर दिस क्लास। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हो तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है क्लास 11 ईएसपी। आपको सर्च मारना है टेलीग्राम ओपन करके क्लास 11 ईएसपी। यहाँ पे आप हमारे जितने भी नोट्स हैं वो पढ़ पाओगे। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। सो आज का जो हमारा चैप्टर है, दिस चैप्टर डील्स विद सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज। हमारे अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, तो उसमें कुछ बहुत पुराने पुराने शहर थे और उन पुराने शहरों में आप अगर आज के डेट में जो इराक सिटी है, मतलब इराक जो कंट्री है, उसकी बहुत सारी सिटीज जो एंशिएंट टाइम पे कुछ अलग नाम से जानी जाती होंगी वो हम पढ़ेंगे। जो एरिया है उसका नाम था मेसोपोटामिया, ठीक है। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इस चैप्टर का नाम आप समझ सकते हो, एक दूसरा नाम। तो मेसोपोटामिया के अंदर जितने भी सिटीज आती थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और दीज सिटीज वर डेवलप्ड अराउंड द टेम्पल्स। जो मेसोपोटामिया के अंदर टेम्पल्स थे वहां पे उस टेम्पल्स के अराउंड ये सिटीज का डेवलपमेंट हुआ। एंड आप अगर देखोगे ये जो सिटीज थी ना, ये मतलब यही सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर होती थी ट्रेड का, मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स भी यहाँ बहुत ज़्यादा होता था। और कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी कि एक्सकेवेशन करने के बाद जो हमें एविडेंस मिलते हैं या फिर हमें पुरानी चीज़ों के जो रिमेन्स मिले हैं और बहुत सारा रिटन मटेरियल भी मिला है, इससे हमें मेसोपोटामिया की हिस्ट्री पता चलती है, ठीक है। तो ये कुछ सोर्सेस हो गए कि कैसे हमें पता चलता है। तो देखो आज वर्ल्ड मैप में अगर मैं आपको बताऊं तो ये इराक है और यहीं पे ही इसके आसपास मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है उसका डेवलपमेंट हुआ। सो आई होप आपको एरिया तो समझ आ गया होगा मेसोपोटामिया कहां पर था वर्ल्ड मैप पे, अगर आपसे कोई पूछेगा तो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट मेसोपोटामिया। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर और काफी अच्छा लगेगा आपको। द नेम मेसोपोटामिया। अब ये जो मेसोपोटामिया नाम है ये कहां से आया है? ये ग्रीक वर्ड मेसोस जिसका मतलब होता है मिडल एंड पोटामोस जिसका मीनिंग होता है रिवर, यहां से आया है। यानी कि दो रिवर्स के बीच का जो एरिया है वो कहलाता है मेसोपोटामिया। अब ये जो लैंड है दो रिवर के बीच में, ये दो रिवर कौन कौन से थे? पहला है द यूफ्रेट्स रिवर और दूसरा है द टाइग्रिस रिवर। ये दो रिवर के बीच में ये जो है मेसोपोटामिया आता था। आज की डेट में ये रिपब्लिक ऑफ इराक का पार्ट है। प्रेजेंट डे में अगर मैं आपसे पूछूं तो ये इराक में आता है। सो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर इट्स प्रोस्पेरिटी, कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा भाई मतलब अच्छे खासी कंडीशन में थे, वेल्दी थे। सिटी लाइफ, ठीक है, इनकी आप सोचो एंशिएंट हिस्ट्री में भी ये लोग गांव में नहीं रहते थे, इन्होंने पूरा सिटी की तरह अपना डेवलपमेंट किया था। और इनका जो जो रिच लिटरेचर अपने को मिलता है वो बहुत अच्छी चीज़ है। और इन लोगों का मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और ये विद प्रूफ आपको मिलेगा, आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। सो देखो अब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको दो रिवर दिख रही होंगी, एक और दो, इसके बीच का जो एरिया था ये आपका मेसोपोटामिया का एरिया है जो आज की डेट में इराक में आता है, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये मैप से कुछ ना कुछ क्लियर होता चल रहा होगा। इसके आसपास देखो तुर्की नाम से देश है, सीरिया है, ठीक है, और देखोगे ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, इनके बीच में ही कहीं ना कहीं ये एरिया आता है इराक के बीच में, ठीक है। इराक की दो नदियां हैं, ठीक है, यूफ्रेट्स और टाइग्रिस। आगे बढ़ते हैं। यहां से देखो ये आपको यूफ्रेट्स रिवर नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये यूफ्रेट्स रिवर है, इसी के ही आसपास जो है जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो रहते थे। नाउ टॉक अबाउट द लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामियंस। जो मेसोपोटामियंस थे उनकी लैंग्वेज क्या थी वो देखते हैं। सो देखिए, पहली है लैंग्वेज सुमेरियन, दूसरी लैंग्वेज है अक्कदियन, थर्ड लैंग्वेज है अरामाइक। सो वन बाय वन हम तीनों पे डिस्कस करेंगे। ये तीन लैंग्वेजेस पता चली हैं जो मेसोपोटामिया के लोग यूज करते थे। सो ये देखो सबसे पहले सुमेरियन लैंग्वेज कैसी होती थी। देखो ये लैंग्वेज है, ये सारी जो जितने आपको साइंस बने हुए दिख रहे हैं, दिस इज लैंग्वेज। और ये देखो यहाँ पे भी आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगी इनकी मेसोपोटामिया के लोगों की, कि कैसे ये साइन लैंग्वेज यूज करते थे। और
ये भी एक लैंग्वेज है जो आप देख पा रहे हो अपने सामने, ठीक है। सो ये 2-3 टाइप्स की लैंग्वेज है जो मेसोपोटामिया में चलती थी। अब आगे अगर हम बढ़े, फ्रॉम अबाउट 1100 BCE द रीजन इन द नॉर्थ, आप अगर देखोगे जो नॉर्थ का एरिया था वहां पे क्या था, असीरिया था। व्हेन द असीरियंस एस्टेब्लिश देयर किंगडम हेयर, ठीक है, जो असीरिया का किंगडम था सबसे पहले वो बना था, ठीक है, जो मेसोपोटामिया के नॉर्थ में था। अब आगे देखते हैं, ये आपको मैं बैकग्राउंड बताता चल रहा हूं कि भाई पहले वहां पे क्या था, उसके बाद वहां पे कैसे कैसे आगे क्या हुआ। सो सुमेरियन वॉज द फर्स्ट नोन लैंग्वेज ऑफ द लैंड, जो ये पूरा एरिया था नॉर्थ मेसोपोटामिया का, यहाँ की पहली जो लैंग्वेज है वो सुमेरियन थी, जो कुछ टाइम बाद रिप्लेस हो गई अक्कदियन से, ठीक है, अराउंड 2400 BCE। और ये अलेक्जेंडर के टाइम तक रही जो अक्कदियन लैंग्वेज है। सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी थी यहाँ पे, सुमेरियन थी, उसके बाद अक्कदियन लैंग्वेज आई, ठीक है। और ये अक्कदियन लैंग्वेज कब तक रही थी, जब तक अलेक्जेंडर का टाइम था। फिर फ्रॉम 1400 BCE अरामाइक लैंग्वेज ने फिर रिप्लेस कर दिया था इस लैंग्वेज को, और ये थोड़ी थोड़ी हिब्रू लैंग्वेज के बिल्कुल कॉमन थी, और ये बहुत ज़्यादा बोली जाती थी। और आप अगर देखोगे इराक में बहुत ज़्यादा बोली जाती है हिब्रू वगैरह तो आज भी। तो अब हम देखेंगे आर्कियोलॉजी इन मेसोपोटामिया, ठीक है। अब हम आर्कियोलॉजी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि आर्कियोलॉजी हमें क्या बताती है अबाउट मेसोपोटामिया। सो आर्कियोलॉजी इन मेसोपोटामिया बिगेन इन 1840s। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है कि आप जब खुदाई करके कुछ पुरानी पुरानी चीज़ें आपको मिल रही हैं, उसकी स्टडी कर रहे हो, जो पुराने रिमेन्स आपको मिल रहे हैं उससे आप कुछ इन्फर कर रहे हो, ठीक है। सो एट 1 और 2 साइट्स इंक्लूडिंग उरूक एंड मारी, ये 2 सिटीज थी मेसोपोटामिया की, उरूक और मारी, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सकेवेशन हुआ और ये डिकेड्स तक चला, यानी कि दशकों तक ये एक्सकेवेशन का काम चलता रहा, खुदाई का काम चलता रहा। और सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आपको सोर्सेस हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन हमारे तक आ रही है मेसोपोटामिया के बारे में, वो है पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स जो आपको एक्सकेवेशन के टाइम पे मिलती हैं, स्टैच्यूज मिलते हैं, कुछ पुराने पुराने स्टैच्यूज टूटी फूटी हालत में, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, कुछ ग्रेव यानी कि कब्र मिलती हैं, टूल्स हैं बहुत सारे, सील्स मिलती हैं यानी कि मोहर जो होती है, ये मिट्टी की सील्स बनाते थे, और बहुत सारा रिटर्न में भी डॉक्यूमेंट आपको मिलता है। याद रखना मेसोपोटामिया में राइटिंग सिस्टम का भी डेवलपमेंट हो चुका था, यानी कि ये लोग लिखते थे। मेसोपोटामिया वॉज इंपॉर्टेंट टू यूरोपियंस, जो यूरोपीय लोग थे उनको बहुत इंटरेस्ट था मेसोपोटामिया के बारे में, बिकॉज आप अगर देखोगे कि यूरोपियन ज़्यादातर जो है वो क्रिश्चियंस हैं, और यूरोपियन बाइबल को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और इसी में मेसोपोटामिया में हमें बहुत ज़्यादा रेफरेंस मिलता है टू इट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट। जो बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट है इसमें मेसोपोटामिया के बारे में दिया गया है। तो यूरोपियंस को बहुत इंटरेस्ट था इस बारे में कि हाँ और ज़्यादा इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अभी तक मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत बता चुका हूँ आर्कियोलॉजी के बारे में कि किस तरीके से आर्कियोलॉजी हुई। 2 शहरों को खोदा गया, उरूक और मारी, ठीक है। फिर वहाँ के जो बिल्डिंग्स, कुछ पुरानी मूर्तियाँ, कुछ पुराना सामान मिला, उससे हमें पता चला कि आज से इतने 1000 साल पहले जो लोग वहाँ पे रहते थे वो कैसे रहते होंगे। और बहुत सारी हमें छोटी छोटी सील्स मिलती हैं। सील्स में क्या होता था ना, आप सोचो एक बिस्किट के साइज की सील होती है इतनी, और उस पर कोई साइन छपा हुआ था, तो इससे भी हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है मेसोपोटामिया के बारे में कि वो साइन किस चीज का था, क्या था। नाउ टॉक अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ मेसोपोटामिया। अब हम देखेंगे मेसोपोटामिया के आसपास नेचर में क्या था, ठीक है, वहां की ज्योग्राफी किस तरीके से थी। सो मेसोपोटामिया जो आज की डेट में इराक में आता है, इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स एनवायरमेंट। वहां के एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी, और वो डाइवर्सिटी कैसी है वो मैं आपको बता देता हूं। सो देखिए, इन द नॉर्थ ईस्ट, आप अगर मेसोपोटामिया के नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो आपको ग्रीन वेवी प्लेन्स मिलेंगे, यानी कि हरे भरे मैदान मिलेंगे आपको, और जो धीरे धीरे वहां पे फिर वहां पे पेड़ आ गए, क्योंकि भाई पहले मैदान थे हरे भरे, फिर धीरे धीरे पेड़ ग्रो हो गए वहां पे, और फिर उसके बाद माउंटेन की रेंजेस आ गई, यानी कि वो पर्वतमालाएं, वहां पे बहुत सारे पर्वत धीरे धीरे समय के साथ डेवलप होते गए। और इसके अलावा वहाँ पे कई जंगली आपको मतलब फूल पत्ते वगैरह पौधे भी मिलेंगे। और यहाँ पे मेसोपोटामिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में इतनी इनफ रेनफॉल होती है कि वहाँ पे आप एग्रीकल्चर वगैरह भी कर सकते हो, आप क्रॉप्स वगैरह उगा सकते हो। सो एग्रीकल्चर
मेसोपोटामिया में स्टार्ट हुआ था 7000 एंड 6000 बीसीई के आसपास। यहाँ पे एग्रीकल्चर ये लोग करने लगे थे। अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ में अगर आप जाओगे मेसोपोटामिया के, सो देयर इज अ स्ट्रेच ऑफ हिली लैंड। हिली का मतलब होता है पहाड़ी एरिया। तो आप नॉर्थ में जाते हो तो वहां पे आपको एक पहाड़ी एरिया मिल जाता है और उसको स्टेपी कहा जाता है, वेयर एनिमल हर्डिंग ऑफर्स पीपल अ बेटर लाइवलीहुड देन एग्रीकल्चर। ये पहाड़ी इलाके में क्या होता है कि थोड़ा सा घास फूस भी होती है, जहाँ पे जो एनिमल हर्डर्स होते हैं, जो लोग चरवाहे होते हैं, वो अपने एनिमल्स को यहाँ चराने के लिए लेके आते हैं और उनका फायदा बहुत हो जाता है इससे। एग्रीकल्चर से भी ज़्यादा यहाँ जो एक्टिविटी होती है वो एनिमल्स जो हर्डर होते हैं उनकी एक्टिविटी यहाँ ज़्यादा होती है। देखो कुछ ऐसा एरिया है नॉर्थ वाला जो है कि यहाँ पे पहाड़ वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे, और आप अगर बैकग्राउंड में देखोगे तो एनिमल्स वगैरह जो होते हैं वो भी चरते रहते हैं। तो ये एग्रीकल्चर से ज़्यादा बेनिफिशियल था जो लोग नॉर्थ में रहते थे उनके लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो आप यहां से देखो मेसोपोटामिया का ज्योग्राफी का एरिया कैसा है, दोबारा देख लो एक बारी। ये टेग्रिस रिवर है और ये यूफ्रेट्स रिवर है, दो रिवर के बीच का एरिया है मेसोपोटामिया। और आपको पता है मेसोपोटामिया वर्ड का मतलब भी यही होता है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है मेसोस पोटामोस। मेसोस का मतलब यही होता है कि भाई दो नदियां और पोटामोस बीच में, यानी कि दो रिवर के बीच का एरिया है, जो कि आपको नजर भी आ रहा होगा। और इसके आसपास कुछ माउंटेन्स भी थे, उनका नाम याद करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आपको बस ये दो रिवर्स का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये इसके ज्योग्राफिकल कुछ फीचर्स थे। और देखो नॉर्थ ईस्ट बता दिया आपको मैंने, नॉर्थ बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं ईस्ट में क्या था। सो मेसोपोटामिया के ईस्ट में ट्रिब्यूटरीज ऑफ द टिग्रिस, यानी कि जो टिग्रिस रिवर है उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज यानी कि छोटी मोटी नदियां भी आपको देखने को मिलेंगी, जिससे क्या होता था कि आप टिग्रिस प्रोवाइड रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन इनटू माउंटेन्स ऑफ ईरान। आपको ईरान के माउंटेन्स तक जाना है तो आप इन नदियों को यूज करते हुए जा सकते हो, ठीक है, नाव वगैरह लेकर। सो साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ में एक डेजर्ट है, एक रेगिस्तान है, और आप देख रहे हो कितनी डाइवर्सिटी है। कहीं पे चरागाह है, ठीक है, कहीं पे माउंटेन है, और कहीं पे रिवर है, कहीं पे डेजर्ट है। सो ये साउथ में आप अगर देखोगे ना डेजर्ट है, जहां मेसोपोटामिया की जो अर्लीस्ट सिटीज थी, जो पहली पहली सिटीज थी, वो यहीं एमर्ज हुई थी। और दिस डेजर्ट्स कुड सपोर्ट सिटीज, ये डेजर्ट से सिटीज को बहुत सपोर्ट मिलता था, बिकॉज जो रिवर यूफ्रेट्स है और टिग्रिस है, जो कि नदर्न माउंटेन से आती थी, वो अपने साथ ना बहुत सारा ऐसे रेत और बहुत सारी जो मतलब मिट्टी गाद अपने साथ लेकर आती थी, और इस डेजर्ट के आसपास के एरिया में वो छोड़ देती थी, तो वो एरिया थोड़ा फर्टाइल हो जाता था, फिर वहां पे एग्रीकल्चर करना बहुत अच्छा होता था, माना जाता था। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर मेसोपोटामियन लोग जो होते थे वो, उनके पास शीप्स भी होती थी, भेड़ बकरियां होती थी, जिससे उनको मीट मिल जाता था, दूध मिल जाता था, और जो शीप्स होती हैं उनकी तो ऊन को भी वो बेचते थे। ठीक है, सो इससे भी उनका फायदा बहुत ज्यादा हो जाता था। और इसके अलावा दे ग्रेज्ड ऑन द स्टेपी, ठीक है, यानी कि अपने जानवरों वगैरह को लेकर चराने जाते थे वो स्टेपी एरियाज में, जहाँ पे मैदान होते थे घास फूस के। और द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स, जो नॉर्थ ईस्ट में जो देखो, एक तो आप डायरेक्शन देख लो, आप देखोगे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, तो मान लो मेसोपोटामिया है ये, तो ये वाला जो एरिया है इसका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स एंड द माउंटेन स्लोप्स। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़े मैदान भी देखने को मिल रहे हैं, प्लेन्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं। इसके अलावा फिश वॉज अवेलेबल इन रिवर्स, जो नदियाँ होती थी, यूफ्रेट्स नदी है, टाइग्रिस नदी है, यहाँ पे मछलियाँ भी होती थी, और डेट पाम्स भी होते थे, यानी कि जो खजूर के पेड़ होते हैं वो भी मेसोपोटामिया में थे। तो ये खजूर को आप कंज्यूम भी कर सकते हो, इसको आप बेच भी सकते हो, तो इस तरीके से ये कुछ था। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अर्बनिज्म इन मेसोपोटामिया, कि मेसोपोटामिया में कैसे अर्बनिज्म हुआ। ठीक है, अर्बन फीचर्स क्या थे मेसोपोटामिया के, वो समझते हैं। सो व्हेन एन अर्बन इकोनॉमी डेवलप्स इन डिफरेंट फील्ड्स, देखो एक शहरी एरिया में क्या होता है, ट्रेड होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, अदर देन द फूड प्रोडक्शन। इट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर फॉर पीपल टू लिव इन टाउन्स। देखो गांव में क्या होता है, आपको एग्रीकल्चर ज़्यादा मिलेगा,
आपको जो है मतलब पशुपालन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जिसमें आप कैटल रियरिंग वगैरह कहते हो जिसको, सो वो ज़्यादा मिलेगा जो फूड से जुड़ा हुआ है, फूड प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। बट जब आप शहरों में आ जाते हो तो वहाँ पे आपको ट्रेड एंड कॉमर्स देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो देखने को मिलती हैं, बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिलती हैं। सो ये चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं कि गांव छोड़कर शहरों की तरफ जाना है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। सो इसी वजह से आप देख सकते हो कि मेसोपोटामिया में भी कुछ ऐसी सिटीज़ थी जो अर्बन बहुत ज़्यादा थी। फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखोगे कि एग्जाम्पल बहुत बढ़िया आपको देता हूँ, द कार्वर ऑफ अ स्टोन सील रिक्वायर्स ब्रॉन टूल्स दैट ही कैनॉट मेक हिमसेल्फ। अगर किसी पत्थर की नक्काशी करने वाला इंसान है, ठीक है, जो पत्थर की सील्स बनाता है या पत्थर से कुछ भी कट पीट करके कुछ बना रहा है, उसको टूल्स चाहिए होंगे और वो टूल्स जो है वो ब्रॉन्ज के होंगे, ठीक है। अब वो खुद वो टूल्स तो नहीं बनाता होगा, वो भी टूल्स कहीं से लाता होगा, ठीक है। और he cannot make himself and colored stones that he did not know for where to get, as he is specialized in fine carving and not in trading। अब भाई वो बंदा कार्वर है, वो चीज़ों के ऊपर कार्विंग कर सकता है, नक्काशी कर सकता है, पर वो ट्रेड करके पत्थर तो नहीं लाएगा, वो ट्रेड करके टूल्स तो नहीं लेके आ जाएगा। सो समझ रहे हो, कुछ चीज़ें वो खुद मतलब प्रोड्यूस नहीं कर सकता, आपको किसी और पर डिपेंड रहना ही पड़ता है। तो ये हमें बताने की कोशिश की जा रही है। ऑन द अदर हैंड द ब्रॉन्ज टूल मेकर डज नॉट गो आउट हिमसेल्फ फॉर द मेटल्स लाइक कॉपर एंड टिन एंड सप्लाईज ऑफ चारकोल फॉर फ्यूल। यानी कि ऐसे ही जो ब्रॉन्ज टूल बनाने वाला है, अब वो थोड़ी ना ब्रॉन्ज ढूंढने जाएगा, फिर वो अपने ब्रॉन्ज के टूल्स खुद बनाएगा आके, फिर उसके बाद भाई वो भी कहीं से टूल्स लेकर आ रहा होगा, फिर वो आगे बेच रहा होगा, फिर उसको कोई कार्वर आके खरीद रहा होगा। सो एक चेन बन जाती है, इसी से ही हमारी सर्विसेज डेवलप होती हैं, सेक्टर्स अलग अलग डेवलप होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज वाला जो टॉपिक है, ठीक है, इसको समझते हैं। मेसोपोटामिया आप अगर देखोगे फूड से रिलेटेड रिसोर्सेज तो बहुत थे इनके पास, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा था, ठीक है, पेड़ पौधे बहुत अच्छे थे। और इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज नहीं थे, जो हमारे कुछ रिसोर्सेज होते हैं ना मिनरल रिसोर्सेज, वो इनके पास नहीं थे। सो मोस्ट पार्ट्स ऑफ साउथ लैक्ड स्टोन्स यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स सील्स एंड जेवल्स। जो मेसोपोटामिया का सदर्न पार्ट है वहाँ पे कोई पत्थर नहीं मिलता था जिससे टूल बना पाओ, क्योंकि पुराने ज़माने में पत्थर के टूल होते थे। तो ये जो पत्थर लगा हुआ है इस टूल में, ये पत्थर नहीं मिलता था साउथ मेसोपोटामिया के लोगों को, और पत्थरों से सील्स भी बनाई जाती थी, पत्थर नहीं होगा तो सील्स भी नहीं बन पाएंगी। कई सारी ज्वेलरी भी बनती थी पत्थरों से, अब वो नहीं होगा तो भाई नहीं बन पाएगी। तो फिर ये लोग ट्रेड वगैरह करने लगे, दूसरी सिटीज़ में जाने लगे, तो इसी से ट्रेड गुड्स का जो है आवागमन शुरू हो चुका था, आना जाना शुरू हो चुका था। अब देखते हैं द वुड ऑफ डेट पाम, जो खजूर के पेड़ की लकड़ी होती है, एंड पॉपुलर ट्रीज ऑफ इराकी वॉज नॉट गुड फॉर मेकिंग कार्ट्स। ठीक है, जो कार्ट होते थे, ठीक है, इसके अलावा जो जो व्हील्स होते हैं या जो नाव होती हैं, इस पे जो लकड़ी यूज होती है वो जो खजूर के पेड़ की लकड़ी थी, और जो वहाँ के मेसोपोटामिया के जो पेड़ थे उनकी लकड़ियाँ उतनी मजबूत नहीं होती थी। ठीक है, सो देयर वॉज नो मेटल फॉर टूल्स वेसल्स और ऑर्नामेंट्स। और जो ये हमारे घर के बर्तन होते हैं, टूल्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, इसके लिए भी मेटल्स अवेलेबल नहीं थे। जो रॉ मटेरियल होता है, जो वहाँ पे रिसोर्सेज होते हैं, वो मेसोपोटामियंस के पास नहीं थे इतने ज़्यादा। सो मेसोपोटामियंस could have traded their surplus agricultural produce for wood, metal and stones। तो इनके पास जितना भी सरप्लस में इनका फूड बच जाता था उसको ये ट्रेड करते थे, बदले में ये उनसे लकड़ियां लेते थे जिससे अपनी नाव बनाते थे। ठीक है, और इसके अलावा मेटल्स लेते थे जिससे अपने टूल्स बनाते थे, अपने वेसल्स बनाते थे, और पत्थर वगैरह लेते थे। और इनका ज़्यादातर ट्रेड जो है वो तुर्की से होता था या ईरान से होता था, और गल्फ के पार के जो कंट्रीज हैं उनसे होता था। सो ये मेसोपोटामियंस लोगों के बारे में मैंने आपको बताया कि इनके शहर में सामान आया कैसे। अब आप अगर देखोगे ये इनकी नाव है, ठीक है, इस तरीके की नाव ये बनाते थे। बिसाइड क्राफ्ट्स, ट्रेड एंड सर्विसेज, एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इज नीडेड फॉर अर्बन डेवलपमेंट। आप देखोगे सिर्फ ट्रेड, क्राफ्ट, सर्विसेज से कुछ नहीं होता, आपको एक अच्छा ट्रांसपोर्ट भी तो चाहिए होता है। ठीक है, जब भी तो आपके शहर में डेवलपमेंट होगा। अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो शहर में डेवलपमेंट कैसे होगा।
बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो। तो इन लोगों के पास क्या था वो आपको बताता हूँ। सो इट शुड टेक लेस टाइम, ट्रांसपोर्ट भी ऐसा होना चाहिए जो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करे और ज़्यादा कॉस्ट ना लगे और आप सामान को इधर से उधर ले जाओ। ऐसे में चीपेस्ट, सबसे सस्ता जो ट्रांसपोर्ट का मोड था वो था आपका जो आपका रिवर रूट्स होते हैं, जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसमें वाटर ट्रांसपोर्टेशन में आपकी नाव बनाते थे मेसोपोटामिया वाले लोग, और इस नाव में सामान लाद के ले जाते थे और ईरान जाते थे, तुर्की जाते थे और आसपास की गल्फ कंट्रीज में ट्रेड एंड वगैरह जो कॉमर्स वगैरह होता है वो करते थे। देखो ये मेसोपोटामिया की बड़ी बड़ी बोट्स भी बनती थी जिसमें बहुत सारा सामान डाल के ये जाते थे और अपना ट्रेड करते थे। आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स। अब हम समझेंगे कि मेसोपोटामिया में टेम्पल्स कैसे होते थे। लेट्स टॉक अबाउट टेम्पल्स या मंदिर। देखो जो मेसोपोटामिया के अर्ली सेटलर्स थे बिगेन टू बिल्ड एंड रीबिल्ड टेम्पल्स एट सेलेक्टेड स्पॉट्स इन द विलेज। अपने गांव में लोगों ने मंदिर बनाना शुरू करे और टेम्पल्स वर सपोज टू बी रेसिडेंस ऑफ वेरियस गॉड्स। टेम्पल्स माना जाता था भगवान का घर होता है, और ये मेसोपोटामिया वाले लोग कई सारे भगवानों को मानते थे, जैसे मून गॉड, चंद्र देवता उर के, उर क्या है एक सिटी है, उर सिटी के चंद्र देवता इन्नाना, ये एक गॉडेस थी, द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। यानी कि इन्नाना जो थी वो एक गॉडेस थी। मैं आपको फोटो से समझाता हूँ। देखो ये हो गए आपके मून, मतलब जो मून के देवता हैं, ठीक है, और ये उर के देवता माने जाते थे, उर सिटी के। और टेम्पल्स कैसे दिखते थे वो देख लो। टेम्पल्स का स्ट्रक्चर, एक लंबी सीढ़ी होती थी, ऊपर जाती थी, फिर और ऊपर ऐसे, ये एक स्ट्रक्चर है टेम्पल्स का। आर्किटेक्चर किस तरीके से टेम्पल मेसोपोटामिया में बनाए जाते थे, ठीक है। और जो मून गॉड थे उर के, वो आपके बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहे हैं, ये थे, ठीक है। और अच्छे से देखना है तो थोड़ा और क्लियर करके देख लो। ये देखो ये है आपके मून गॉड, और आपको पता है ये जिस पे आप देख रहे हो ये एक सील है, एक एक स्टैंप, आज आप जैसे कहते हो मोहर लगाते हैं, तो ये एक सील है, इसको मिट्टी से बनाया जाता था, इसी को ही फिर लगाया जाता था और ये निशान छप जाता था। तो इसके ऊपर वो अपने भगवानों वगैरह की भी जो चित्र है वो बना दिया करते थे। ये मून गॉड ऑफ उर। अब मैं आपको बताता हूँ इन्नाना जो कि एक गॉडेस थी, और वो कुछ इस तरीके से इमेजिन किया जाता है, लगती थी, समझ रहे हो आप। तो ये गॉड गॉडेस को भी पूजते थे। टेम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इनके लिए। इट इन अर्ली पीरियड्स व्हेन देयर वाज कंटिन्यूअस वॉरफेयर इन द रीजन। शुरुआत के जो दिन थे जहां लगातार लड़ाइयां झगड़े होते रहते थे, जो भाई एक कबीले का सरदार दूसरे से लड़ रहा है, यही तो चलता था हिस्ट्री में। होता क्या था कि जो भी वो लूट पाट के लाते थे, ठीक है, वो क्या करते थे आफ्टर द सक्सेसफुल वॉर, वो डिस्ट्रीब्यूट द लूट टू देयर फॉलोवर्स टू सेटिस्फाई देम। ये लोग क्या करते थे, जहां पे भी लूटपाट करके आते थे, फिर वो जितना भी सामान होता था वो अपने फॉलोवर्स में बांट देते थे, जितना भी लूट के आते थे, ताकि उनके फॉलोवर्स उनसे जुड़े रहें और उनसे सेटिस्फाई रहें। सो दे वुड टेक प्रिजनर्स फ्रॉम डिफीटेड ग्रुप एंड एम्प्लॉय देम एज सर्वेंट्स और गार्ड्स। अब मान लो दो ग्रुप्स में लड़ाई हो गई, तो इसने अगर इसको हरा दिया तो इसके जितने भी लोग हैं उनको ये कैदी बनाकर अपने वहां पे काम करवाते थे, उनको सर्वेंट बना देते थे। ऐसा चलता था जब पुराने जमाने में वहां लड़ाइयां होती थी। पीपल who were put to work were paid rations like grain, oil and clothes। जो लोग काम करते थे वहां पे उनको ग्रेन्स मिलते थे, अनाज मिलता था, तेल मिलता था, कपड़े मिलते थे। रोटी कपड़ा मकान, मकान का तो डिस्कस नहीं हो रहा है, कपड़ा जरूर है, रोटी जरूर है, तेल मिल रहा है यहाँ पे। ये तीन चीजें मिलती थी राशन में उनको, जो वहां पे लोग काम करते थे। और इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट, एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि वन ऑफ द टेम्पल्स, मेसोपोटामिया के बहुत सारे टेम्पल्स में से एक टेम्पल था जिसको 5 साल लगा बनने में, जहां पे 1500 आदमियों ने काम करा था, ठीक है, और 10 घंटा एक दिन में वो लगाते थे। ओके, ये एक एग्जाम्पल है कि भाई मंदिर कितने मेहनत से बनते थे। और अगर मैं आपको बताऊं, रूलर्स, ठीक है, रूलर्स मेड पीपल टू फेच स्टोन्स। जो रूलर होते थे, जो रूल कर रहे हैं, जो राजा महाराजा होते थे, वो लोगों को दूर दराज के एरियाज में भेजते थे, जाओ पत्थर लेकर आओ, मेटल्स लेके आओ, ताकि हम मंदिर को बना पाए, ईंटें लेके आओ। दूर दूर से जाते थे लोग और अपने मंदिर बनाने के लिए ईंटें, मेटल्स, ये सारी चीजें लेकर आते थे। अब देखते हैं, देखो ब्रॉन्ज टूल, ये जो आपको टूल्स नजर आ रहे हैं ये ब्रॉन्ज के टूल हैं।
सो ब्रॉन्ज टूल्स केम इनटू यूज, ये लोग ब्रॉन्ज टूल यूज करते थे। आर्किटेक्ट्स जो होते थे उनको क्या होता था कि उनको ये भी पता था कि कैसे कॉलम बनाने हैं ईंटों से, ठीक है, आर्किटेक्चर इनका बहुत अच्छा था। तो ये क्या करते थे, एज देयर वॉज नो सूटेबल वुड टू बियर द वेट ऑफ द रूफ ऑफ लार्ज हॉल्स, क्योंकि कोई लकड़ी ऐसी नहीं थी कि लकड़ी का पिलर बना दिया, कॉलम बना दिया, क्योंकि लकड़ियां इतनी मजबूत नहीं थी इनके एरिया में। तो ये क्या करते थे, ईंटों से कॉलम बनाते थे हॉल में, और वो भी बहुत सारे कॉलम्स बने होते थे, ठीक है, बड़े बड़े हॉल्स में कॉलम बने होते थे ईंटों के। तो ये इनका आर्किटेक्चर है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो पक्की मिट्टी से कुछ बनाते थे, ठीक है, और इसके अलावा क्या करते थे, टेम्पल की जो दीवारें होती है ना, उस पर भी अलग अलग कलर की पेंटिंग करते थे, जिसको मोज़ेक कहा जाता है, जो बहुत सुंदर लगता था देखने में, ठीक है, बहुत कलरफुल सा मोज़ेक बनाते थे पेंटिंग करके। इसके अलावा जो आप देखोगे कुम्हार का जो ये चरखा होता है, पॉटर्स व्हील कहा जाता है जिसको, ये बहुत ज़्यादा मिले हैं खुदाई में, कि वहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इसको यूज़ करते थे, जो चरखा होता है, ठीक है, कुम्हार वाला। सो ये बहुत ज़्यादा मिला है वहाँ पे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लाइफ इन द सिटी ऑफ उर टाउन एंड मारी टाउन। वन बाय वन दोनों को समझाऊंगा। पहले उर टाउन के बारे में बात करेंगे, उर में क्या होता था, फिर मारी में क्या होता था। सो उर आज की डेट में इराक में पड़ता है, जो मैं आपको बहुत बारी बता चुका हूं कि ये जो मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी वो इराक के ही आसपास का एरिया था। सो उर की बात करेंगे हम सबसे पहले कि ये इसमें क्या क्या होता था। सो देखो, उर का जो टाउन था ये वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटी में से आता है, जिनको 1930s में एक्सकेवेट किया गया था, इसकी खुदाई हुई थी, और खुदाई के बाद बहुत कुछ पता चला कि देयर वाज लैक ऑफ टाउन प्लानिंग। ये सबसे बेकार टाउन था मेसोपोटामिया का, कोई टाउन प्लानिंग नहीं थी, बहुत पतली पतली गलियां थी, और ड्रेनेज सिस्टम बहुत बुरा, कोई पानी की निकासी नहीं, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, पतली पतली गलियां, टेढ़ी मेढ़ी, कोई प्लानिंग नहीं थी। और जो यहाँ के रेसिडेंट थे वो बहुत सुपरस्टिशियस थे, अंधविश्वासी, यानी कि ये लोग बिल्कुल अंधविश्वास में जीते थे, और बहुत बेकार सिटी थी। आप अगर देखोगे कि कुछ ऐसा मॉडल है और सिटी कुछ ऐसी दिखती होगी, ये तो मॉडल ने फिर भी इसको सुंदर दिखा दिया, पर इतनी सुंदर थी नहीं, बहुत ही बेकार गलियां, टेढ़ी मेढ़ी बदबूदार गलियां थी। और समझ जाओ कि बिल्कुल भी डेवलपमेंट का जो लेवल है वो यहाँ पे अच्छा नहीं था, क्योंकि जो घर की छतें होती थी वो स्लोप्ड इनवर्ड्स थी, ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से बनी होती थी जो छतें होती थी बाहर की तरफ, उनका फिर पानी भी सारा गली में आ जाता था। और रेन वाटर वॉज चैनल्ड वाया द क्ले एंड ड्रेन पाइप्स इनटू सम्प्स, यानी कि जो जितना बारिश का पानी था वो भी वहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता था, ठीक है, और सीवेज का पानी था वो भी इकट्ठा हो जाता था। और बहुत बारी क्या होता था कि इससे गंदगी हो जाती थी, जो घर का जो अंदर का बरामदा होता है वहाँ पे भी बहुत बारी ऐसे ही पानी भर जाता था, गली में पानी भरा रहता था। सो बहुत ज़्यादा बेकार ड्रेनेज सिस्टम था इनका, ठीक है। अब अगर हम आगे जाएं, पीपल यूज टू थ्रो ऑल द हाउस होल्ड वेस्ट ऑन टू द स्ट्रीट। सोचो, घर की सारी गंदगी गली में फेंक देते थे, ऐसे ही जो घर का कूड़ा कचरा है सारा उठा के गलियों में फेंक देते थे, तो बहुत ही बेकार लोग थे। और लाइट केम इनटू रूम्स थ्रू डोरवेज बट नॉट विंडोज, खिड़कियों से कोई लाइट नहीं आती थी, जितना भी रोशनी का जो था सोर्स वो सिर्फ दरवाजों से, दरवाजा खोला रोशनी आएगी घर में, दरवाजा बंद पूरा अंधेरा, कोई रोशनी का सोर्स नहीं था, और ट्यूबलाइट बल्ब वगैरह तो भाई उनके पास थे नहीं। सो ये और टाउन था। बट नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मारी टाउन, सो मारी का जो टाउन था वो बहुत इससे डिफरेंट था। मारी में ट्रेड होता था, मारी में ट्रेड कॉमर्स बहुत अच्छा था, वहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट भी अच्छा था। मारी टाउन एक ट्रेडिंग टाउन माना जाता है, ठीक है, और ये एक पेस्टोरल जोन में आता था। आप देखो पेस्टोरल जोन किसे कहते हैं, मारी टाउन के चारों तरफ हरियाली है, यहाँ पे जानवर जाते थे, चरते थे। सो ये पेस्टोरल एरिया हो गया। सो होता क्या है अब यहाँ पे कि द रॉयल कैपिटल ऑफ मारी, मारी जो है वो एक रॉयल कैपिटल भी थी, और ये आप देखोगे यूफ्रेट्स नदी के आसपास ही था। और जो मारी का किंगडम था वहाँ पे फार्मर लोग भी रहते थे, पेस्टोरलिस्ट भी रहते थे, यानी कि जानवरों को पालने वाले लोग, जो शीप गोट गांव ये सब पालते थे वो भी यहाँ रहते थे, और फार्मर की जो कम्युनिटी है वो भी रहती थी, दोनों तरीके के लोग यहाँ पे रहते थे। और ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था, ये याद रखना। देखो ये पेस्टोरल्स होते हैं जो अपनी भेड़ बकरियाँ लेके चराते रहते हैं इधर उधर। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बहुत बारी ना इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे,
किसी की फसल उगी हुई है, किसी की क्रॉप है, उसके खेत में घुस के और वो जानवरों ने फसल खराब कर दी, तो लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी मारी टाउन के अंदर, याद रखना, ठीक है। एग्रीकल्चर भी होता था। सो हर्डर्स जो होते हैं यानी कि जानवर पालने वाले, जो फार्मर्स होते हैं, उनके रिलेशन काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी होते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, लड़ाई झगड़े बहुत होते थे इनके, क्योंकि हर्डर्स एक्सचेंज यंग एनिमल्स, चीज, लेदर एंड मीट इन रिटर्न फॉर ग्रेन, मेटल, टूल्स। जो जानवरों को पालने वाले लोग थे वो दूध, मीट, मांस, ऊन के बदले क्या करते थे, टूल्स, मेटल्स, स्टोन्स, ये सब ग्रेन्स वगैरह ले लिया करते थे, ठीक है। और लेदर वगैरह भी वो बेचते थे, जो चमड़ा होता था जानवरों का। ऑन दी अदर हैंड दे ऑल्सो हैड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट तो मैंने आपको पीछे बता ही दिया है कि किसी के खेत में घुस गए अगर एनिमल, तो भाई वो कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही जाएगा, ठीक है। अ शेफर्ड, जो एक चरवाहा होता था, जो गडेरिया होता था, वो अगर अपने जानवरों को लेके जा रहा है, बहुत बड़ा ग्रुप है एनिमल्स का, वो एनिमल जाके घुस गए किसी उसमें, मतलब खेत में, तो होगा क्या कि पूरी फसल जो है वो रुइन हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा रीजन था। सो मारी एज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर कैसे है, थोड़ा सा और इसको मैं आपको समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो मारी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अर्बन सेंटर का, जहां ट्रेड बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि मैंने आपको बताया हर्डर और फार्मर दोनों कम्युनिटी इधर रह रही हैं, तो वो आपस में ट्रेड तो एक्सचेंज तो करेंगे, बार्टर सिस्टम चलता था। सो एज इट वॉज लोकेटेड ऑन द यूफ्रेट्स इन अ प्राइम पोजिशन, यूफ्रेट्स रिवर के बिल्कुल प्राइम पोजिशन में मारी टाउन आता था। सो बहुत सारे गुड्स लाइक वुड, कॉपर, टिन, ऑयल, वाइन, इसका ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था। और बाय वाटर आपको पता है लोग ट्रेड करने वहाँ पे जाते थे, ठीक है। अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टाइग्रिस रिवर है, यूफ्रेट्स रिवर है, यूफ्रेट्स के बिल्कुल पास में मारी है, जो मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छा टाउन था, और इसके बीच में पूरा ये मेसोपोटामिया है, ठीक है। ये आपको मैप से याद रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोसाइटी ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सोसाइटी किस तरीके की थी। मेसोपोटामिया में न्यूक्लियर फैमिली होती थी, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, हस्बैंड है, वाइफ है, उनका बच्चा है, छोटी सी फैमिली बस। और एक्सटेंडेड फैमिली में क्या होता है, जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली छोटी फैमिली होती है। सो न्यूक्लियर फैमिली वॉज द नॉर्म इन मेसोपोटामियन सोसाइटी। सो ये हमें पता चलता है मेसोपोटामिया के जो टेक्सचुअल एविडेंस हैं, जो टेक्स्ट में हमें मिले हैं, उससे पता चलता है कि वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली होती थी, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ें, जब शादी होती थी, ठीक है, तो बोथ फैमिलीज वुड एक्सचेंज गिफ्ट्स। दोनों फैमिलियाँ, दूल्हे वाले दुल्हन वाले, एक दूसरे को गिफ्ट दिया करते थे, और साथ बैठकर खाना खाते थे, और मंदिर में जाकर प्रार्थना करते थे। ये वहाँ पे होता था जब शादी ब्याह होते थे। मेसोपोटामियन सोसाइटी एंड कल्चर वर ओपन टू डिफरेंट पीपल एंड कल्चर्स। ये लोग थोड़े ओपन माइंडेड थे, जो मेसोपोटामिया के लोग थे। और ये हमें मेसोपोटामिया की हिस्ट्री से पता चलता है कि बहुत सारी जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ थी, जो चरवाहे होते हैं, ठीक है, इधर उधर घूमते रहते हैं, घुमंतु होते हैं, फ्रॉम वेस्टर्न डेजर्ट ग्रेजुअली केम इनटू प्रॉस्परस एग्रीकल्चरल हार्टलैंड। बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी थी जो नोमैडिक होने के बावजूद एक ऐसी जगह में रहते रहते एग्रीकल्चर में घुस गई। कभी कभी ऐसा भी हमें एग्जाम्पल मिलता है। जो लोग हर्डर हुआ करते थे, ठीक है, वो एक टाइम पे आके यहाँ सेटल डाउन होके फार्मर वगैरह भी बन गए। और यहाँ पे लिखा है ग्रुप्स वुड कम एज हर्डर्स, हार्वेस्ट लेबरर्स और हायर्ड सोल्जर्स एंड समटाइम्स बिकम प्रॉस्परस एंड सेटल डाउन। बहुत लोग जो भाई सोल्जर्स होते थे, जो जिनको हायर किया जाता, क्योंकि पहले परमानेंट आर्मी नहीं होती थी, ठीक है, हायर किया जाता था सोल्जर। और जो लेबरर होते थे वो कभी कभी ऐसी जगहों पर आकर सेटल हो जाते थे और बहुत प्रॉस्परस हो जाते थे वहीं पे रहते रहते सेटल्ड होने के बाद, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग सिस्टम इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में राइटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो अब हम समझने वाले हैं। देखो राइटिंग सिस्टम, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत थी भाई, जो अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, ठीक है, राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इन विच स्पोकन साउंड्स आर रिप्रेजेंटेड इन विजिबल साइंस। जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है, जो कम्युनिकेट कर रहे हो, आप उनको साइन लैंग्वेज में समझा रहे हो सामने वाले को। द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट, टैबलेट क्या होता है वो भी आपको दिखाऊंगा। जो एक बिस्किट जैसा था ना टैबलेट, ऐसे मिट्टी का होता था ये टैबलेट, इसके ऊपर ये लोग साइन बना देते थे। और लगभग
हमें ये मिलता है और अराउंड 3200 BCE, जिसमें बहुत सारे साइन, बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए थे। ठीक है, आगे आपको मैं टैबलेट्स भी दिखाऊंगा। सी, दिस इज अ मेसोपोटामियन टैबलेट, जिसके ऊपर वो लोग साइंस बनाते थे, नंबर लिखते थे और अपने मैसेजेस को कॉन्वे करते थे। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। टैबलेट क्या है? एक फ्लैट स्लैब होता था, पत्थर का या मिट्टी का या लकड़ी का, जो मैंने आपको पीछे दिखाया। इसके ऊपर काम करने वाला जो बंदा होता था उसको स्क्राइब कहा जाता था, और वो गीली जो मिट्टी होती थी उसके ऊपर कुछ ना कुछ साइन बना दिया करता था गीली मिट्टी पे, फिर उसको धूप में सूखने के लिए छोड़ देता था। साइज छोटा भी होता था, बड़ा भी होता था टैबलेट का, इट डिपेंड्स आप उस पर कितना कंटेंट लिख रहे हो। सो उसके बाद वो क्या करता था, जैसे गीली मिट्टी है तो उसके ऊपर वो ऐसे तीखे तीखे से साइन बना देता था। इसको कहा जाता है क्यूनिफॉर्म। ठीक है, जब आप ऐसे ऐसे कुछ तीखे तीखे से उस पर बना देते हो और उसको फिर मतलब सुखाने के लिए रख दिया जाता था भाई, साइंस वगैरह बनाने के बाद धूप में सुखाया जाता था। अब ये जो आप लिख रहे हो उसका यूज कहाँ पे आएगा? आप रिकॉर्ड रखने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, आप डिक्शनरी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, अपने वर्ड लिख सकते हो टैबलेट्स के ऊपर। आप किसी चीज़ को लीगल वैलिडिटी, मान लो आपने अपना लैंड ट्रांजैक्शन किया है, किसी को ज़मीन बेची है, टैबलेट पे आप इंफॉर्मेशन लिख के दे सकते हो। आप जो है किसी राजा के बारे में लिख के दे सकते हो। आप किसी चीज़ को अनाउंस कर रहे हो, जो राजा कोई चेंजेस करने वाला है कानून वगैरह में, उसके ऊपर आप टैबलेट में डिटेल्स लिख के दे सकते हो उस बारे में। टैबलेट के बहुत यूज़ होते थे, राइटिंग का बहुत यूज़ होता था, इंफॉर्मेशन रखने के लिए राइटिंग यूज़ होती थी। आप किसी को मैसेज भेजना चाह रहे हो लॉन्ग डिस्टेंस पे, अगर कोई दूर रहता है, वहाँ पे राइटिंग का यूज़ होता था। सो राइटिंग को माना जाता था एक साइन ऑफ सुपियोरिटी। जिसको लिखना आता था ना, वो उस टाइम की सोसाइटी में बहुत सुपीरियर माना जाता था कि भाई इस बंदे के पास तो बहुत नॉलेज है। ओके, अब हम देखते हैं, जो आप अगर देखोगे इनका जो राइटिंग सिस्टम था उसकी लेगेसी बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा मेसोपोटामियंस ने टाइम रेकनिंग, समय की गणना, टाइम को कैसे, मतलब आप टाइम को कैसे बांटते हो। कैलेंडर को आपने बांट रखा है 12 महीने में, महीने को 4 हफ्ते में, एक दिन को 24 घंटे में, और एक घंटे को आप अगर देखोगे 60 मिनट में। ये आपने टाइम की रेकनिंग करी है ना, ये मेसोपोटामियंस ने स्टार्ट किया था सबसे पहले, जो आप आज देखते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स में ये लोग बहुत अच्छे थे, मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन इनका बहुत ज़्यादा है। कई टैबलेट्स ऐसी मिली इसके ऊपर इन्होंने मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर रखा है। ठीक है, डिवीज़न वगैरह, डिवाइड कर रखा है, कहीं पे मल्टीप्लाई कर रखा है। सोचो इतने साल पहले ये लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, स्क्वायर रूट, रूट, ये सारी चीज़ों को जानते थे, और ये इनकी टैबलेट्स पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, इसके अलावा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सोलर एंड लूनर एक्लिप्स जो होते थे वो कैसे होंगे, ईयर में कितने होंगे, मंथ में कैसे होंगे, उस दिन क्या करना होगा, वो सब इनकी टैबलेट्स पे लिखा हुआ मिलता है। सो दे वर गुड इन एस्ट्रोनॉमी वी कैन से। सो द ऑब्जर्व पोजिशंस ऑफ स्टार्स, जो जो आपके सितारे होते हैं उसकी पोजीशन कैसी होती है। ठीक है, एंड कंस्टेलेशंस इन द नाइट स्काई वर आल्सो रिकॉर्डेड, कैसे वो भाई मतलब चांद वगैरह, ये सितारे, ये कैसे कैसे इनकी स्पीड होगी, क्या होगा, ये सारी चीज़ें इनको पता होती थी, और ये इन्होंने लिखा हुआ था अपनी टैबलेट्स में। ओके, सो without writing and urban institutions like school where students read and copied earlier written tablets and were trained to become intellectuals, the important and great Mesopotamian achievements would have not been possible. अगर राइटिंग सिस्टम नहीं होता मेसोपोटामिया का, स्कूल्स नहीं होते जहाँ पे स्टूडेंट्स ने ये सब रिकॉर्ड्स लिखे होंगे, सो आज हमें इनकी अचीवमेंट्स के बारे में पता नहीं चल पाता। जितना सब हमने पढ़ा मेसोपोटामिया के बारे में, ये हम नहीं जान पाते अगर उस टाइम पे स्कूल्स ना होते, राइटिंग सिस्टम ना होता। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दफन रह जाती समय के साथ, हमें कभी नहीं पता चल पाता कि इतनी ग्रेट सिविलाइजेशन भी कभी एग्जिस्ट करती थी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में फीडबैक लिखें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।